नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम दो वंश जो थे वो भी हमने देख लिया। एक तो लोधी वंश जिसमें होता है, और एक आपका कौन सा वंश होता है? कौन सा वंश होता है बताइए? सैयद वंश। तो पहले सैयद वंश आता है जिसकी स्थापना कौन करता है? खिजर खां करता है। और उसका अंतिम शासक कौन होता है? आलम शाह। हमने देखा था कि किस प्रकार से बस उसको वो तो भोग विलास में ही मस्त रहता है, और लाहौर का गवर्नर बहलोल लोधी आता है और फिर दिल्ली का प्रशासन संभालता है, और थोड़े दिनों बाद में वो दिल्ली का शासक बन जाता है। फिर बहलोल लोधी, उसके बाद अपना आता है सिकंदर लोधी, और लास्ट में इब्राहिम लोधी। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार का प्रशासन हुआ करता था। मैंने बोला था कि हम 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें दिल्ली सल्तनत जो है उसका प्रशासन हम पूरी तरीके से देख लेंगे। उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी उस काल में, वो सब हम 2 वीडियो में देख लेंगे। तो आज उसका पहला भाग हम बनाने जा रहे हैं वीडियो का। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सल्तनत कालीन प्रशासन अगर देखें हम, तो होता क्या था पहले अपने जब राजा हुआ करते थे, हिंदू राजा हुआ करते थे, तब क्या हुआ करता था कि भारतीय प्रशासन हुआ करता था, और संस्कृत वगैरह इस चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था। अपनी संस्कृति से संबंधित चीज़ें उसमें ज़्यादा हुआ करती थी। परंतु जब ये लोग मुस्लिम शासक अपने यहाँ आए, तो उसमें जो है अरबी और फारसी पद्धति जो है उस पर आधारित प्रशासन अपने यहाँ होने लगा। क्योंकि ये जहाँ से आए थे, अब ईरान से आए हैं, फारस से आए हैं, तुर्की से आए हैं, तो उसी प्रकार के जो है वहाँ पर वो प्रशासन के पद्धतियाँ और प्रशासन के लक्षण वो लोग लेके आए। ठीक है। खलीफा जो होता था वो इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद सर्वोच्च नेता होता था। मैंने देखा आपको बताया था कि कोई भी सुल्तान बनता था तो वो खलीफा होता था, उससे एक अधिकार पत्र, एक मंसूर जो वो प्राप्त करता था, ताकि उसे एक विधिक अधिकार मिल जाए और एक मान्यता उसको प्राप्त हो जाए। किंतु होता क्या था, सुल्तान जो है वो सुल्तान का वो नाम मात्र का ही मुखिया होता था। यानी उसको सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप अगर देखें हम पॉलिटी में, तो राष्ट्रपति जो है उसको जो जैसे शक्तियाँ प्राप्त हो, जैसे समस्त कार्य तो किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से, कार्यपालिका के, परंतु समस्त शक्तियाँ उसके पास नहीं होती ना, वो सिर्फ नाम मात्र की शक्तियाँ होती है। तो उसी प्रकार से जो खलीफा होता था उसके अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के ही हुआ करते थे। ठीक है। हाँ, तो हम देख रहे थे कि जो खलीफा होता था वो सिर्फ नाम मात्र का ही सुल्तान का मुखिया हुआ करता था। उसको सिर्फ एक विधिक अधिकार, या इसको एक आप कह सकते हैं कि उसको आप एक इज्जत की दृष्टि से उसको देखा जाता था, उसको सम्मान के साथ ही थोड़ा देखा जाता था। उसके बाद वास्तविक अधिकार जो है वो नहीं हुआ करते थे। वो उसके कुछ आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं हुआ करता था। ठीक है। और जो मुबारक खिलजी था उसने तो खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था कि हाँ मैं खुद ही खलीफा हूँ। तो उसने तो देखिए खलीफा को वो अधिकार ही नहीं दिया। ठीक है। और इस काल में जो भी अपने सुल्तान हुए, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? पूर्णतः इस्लामिक धर्म के ऊपर वो आधारित हुआ करती थी। शरीयत के अनुसार वो शासन चलाया करते थे। ठीक है ना। कुरान के अकॉर्डिंग शासन चलाया करते थे, हदीस के अकॉर्डिंग शासन चलाया करते थे, है ना। तो पूर्ण तरीके से, जैसे अपने यहाँ वाले राजा होते थे तो वो पुराणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर चलाया करते थे, वेदों के आधार पर चलाया करते थे। उसी प्रकार से ये भी इस्लामिक धर्म जो है उसके आधार पर ये शासन चलाया करते थे। फिर देख लेते हैं कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था सल्तनत में, तो वो होता था सुल्तान। सबसे बड़ा अधिकारी सल्तनत का होता था सुल्तान। और अगर कहें कि उसके ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं होता था। खासतौर से अगर हम देखें कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे अगर सुल्तान हुए, तो उनके ऊपर तो किसी का भी आप सोच सकते हैं कि अंकुश नहीं होता था। और प्रशासन के सारे विभाग उसके अंडर में आया करते थे। वो अपनी प्रशासन की दृष्टि से वो विभागों को बांट दिया करता था। और सुल्तान का पद सामान्यतः, मतलब हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, सामान्यतः पैतृक होता था कि हाँ पिता के बाद में उसका बेटा शासक बनेगा। क्योंकि सुल्तान जो है कोई अपना पुत्र या पुत्री होती थी, उसको अपना वो उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता था कि अयोग्य शासक जब हो जाते थे तो अमीर और जो सरदार लोग हुआ करते थे वो सुल्तान को खुद भी चुन लिया करते थे। जैसे हमने देखा कि बहलोल लोधी को उन्होंने खुद ही बुला लिया था, है ना। इसी प्रकार से, है ना, जैसे देखिए खिजर खां और बहलोल लोधी ने तलवार की शक्ति से सिंहासन उन्होंने प्राप्त कर लिया। और सल्तनत काल में उत्तराधिकार संबंधी परंपरा जो है उसका प्रचलन मतलब एकदम कठोर, वो ऐसा नहीं था कि उत्तराधिकार में बाप का बाद में बेटा ही शासक बनेगा। तलवार के दम पे भी जो है वो शासक बन जाया करते थे। तो ये हमने देख लिया सुल्तान। उसके बाद में देख लेते हैं अमीर। तो जो प्रभावशाली पद हुआ करते थे वो अमीरों के अधीन ही हुआ करते थे। और
सुल्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था कि ये जो अमीर और सरदार लोग हुआ करते थे उन्हें अपने पक्ष में वो पहले करे, तभी वो शासन कर सकता था। क्योंकि ये लोग अगर उसके विरोध में हो जाते थे तो वो शासन नहीं कर पाता था ठीक से, ये विद्रोह कर दिया करते थे। ठीक है, और जैसे हमने बहुत बार देखा कि इन लोगों ने षड्यंत्र करके बहुत सारे उनको सुल्तानों को अपदस्थ कर दिया। ठीक है, फिर बलबन और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके काल में अमीरों का महत्व कम हो गया था, क्योंकि ये लोग ज़्यादा उनको महत्व नहीं दिया करते थे। जो अमीर और जो सरदार हुआ करते थे उनको ये ज़्यादा महत्व नहीं दिया करते थे। यानी जिसका व्यक्तित्व ज़्यादा कठोर आप कह सकते हैं, जिसका व्यक्तित्व थोड़ा अपने आप को असर्ट करने वाला हुआ, उस काल में अमीर लोग जो थे वो उतने प्रभावशाली नहीं हुआ करते थे। पर लोधी जो काल था, लोधी वंश का जो काल था, उस काल में क्या होता था कि अमीर लोगों का महत्व बढ़ गया था। क्योंकि हमने देखा गयासुद्दीन तुगलक जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी क्या करता था, बहलोल लोधी तो सिंहासन पर ही नहीं बैठा करता था, वो तो अपने जो अमीर होते थे उनके साथ नीचे ही बैठा करता था, है ना। तो इस प्रकार से उस काल में इनका जो महत्व बढ़ गया था। फिर देख लेते हैं केंद्रीय प्रशासन उस काल में किस प्रकार का हुआ करता था। तो सुल्तान क्या करता था, प्रशासन को चलाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति कर देता था। और इस काल में जो मंत्री परिषद होती थी उसको कहते थे मजलिस खलवत, तो उसे मजलिस खलवत कहा जाता था, तो मंत्री परिषद हुआ करती थी। और दास वंश यानी गुलाम वंश जो है उस काल में मंत्रियों की संख्या हुआ करती थी 4, परंतु बाद में ये होके बढ़ के हो गई थी 6। दास वंश का मतलब है गुलाम वंश जो था उस काल में, उसमें 6 हुआ करती थी। गुलाम वंश के राजा याद है आपको कि भूल गए? चलो एक बार याद करवा देता हूँ। एक तो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले, फिर कौन आता है, इल्तुतमिश, फिर इसकी बेटी रजिया, रजिया के बाद कौन आता है, बलबन, है ना। तो ये कौन थे, ये गुलाम वंश के थे। उसके बाद तो कौन आ जाता है, खलजी वंश या खिलजी वंश आ जाता है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। फिर देखिए ये मजलिस खलवत यानी मंत्री परिषद जो थी उसके 6 सदस्य कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। एक तो वजीर हुआ करता था, वजीर मतलब आज के जो प्रधानमंत्री है ना वो वजीर हुआ करता था। एक दीवान निशा, एक आरिज ममालिक, एक सदर उस सुदूर, एक दीवान रसातल। ठीक है, तो इस प्रकार से उस काल में। और छठवां कौन था, दीवान कज़ा। तो ये 6 उस काल के मंत्री हुआ करते थे उस काल में, जिसको क्या कहते थे, मजलिस खलवत। तो आज अगर हम देखें तो हमारी मजलिस खलवत जो है केंद्र सरकार में, उसमें कौन कौन मंत्री है, प्रधानमंत्री कौन है, अभी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री कौन है, वजीर आला कौन है, मोदी जी है ना। हाँ वैसे ही। तो मजलिस खलवत की बैठकें किस में हुआ करती थी, मजलिस खास में हुआ करती थी। यानी ये कैबिनेट सेक्रेटरीट हुआ करता था, है ना। मंत्रालय जो सेक्रेटरीट है वहाँ तो बैठक होती है इनकी। हाँ, तो ये मजलिस खास में इनकी बैठक हुआ करती थी, मजलिस खलवत की। और बार आज़म क्या था, बार आज़म का मतलब ये थोड़ी है कि सुल्तान जहाँ बैठ के पैक वैक मारता था, वो बार वाला बार नहीं है। बार आज़म हुआ करता था कि जहाँ पर सुल्तान राजकीय कार्य करता था ना बैठ कर, यानी कि आज का पीएमओ आप समझ सकते हो उसे। तो पीएमओ उस जो है उस काल का वो था बार आज़म, जहाँ पर विद्वान लोग भी बैठा करते थे, जैसे मुल्ला काजी आदि लोग भी उपस्थित हुआ करते थे, है ना। आज भी स्पेशलिस्ट प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं ना वहाँ पर। हाँ, तो उस काल में भी बैठा करते थे। तो बार आज़म का मतलब कोई शराब खाना मैखाना नहीं था, बार आज़म का मतलब था जहाँ पर राजकीय कार्य किए जाते थे सुल्तान के द्वारा, वो होता था बार आज़म। ये पूछा जा सकता है, देखिए, ठीक है ना। फिर वजीर होता था सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था, है ना। ये तथा लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यवस्था आदि सभी विभाग देख रेख कौन करता था, वजीर ही किया करता था। वही प्रधानमंत्री है, उसको मुख्यमंत्री ही बना दिया कि आप प्रधानमंत्री हो, सारे मंत्रियों के सारे काम तो वही देखेगा। और राजस्व विभाग जो था वो मुख्य तौर से उसका काम होता था वजीर का, कि आपका काम मुख्य तौर से क्या है, राजस्व विभाग को देखना। क्योंकि पैसा है तो सल्तनत चलेगी, पैसा नहीं है तो सल्तनत नहीं चलेगी। और इसका जो ऑफिस होता था वजीर का, उसका कहते थे दीवान विजारत। दीवान विजारत होता था किसका ऑफिस, जो वजीर होता था उसका ऑफिस होता था दीवान विजारत। और सुल्तान जब नहीं होता था तो उसका कार्य कौन करता था, वजीर ही क्या करता था। यानी दूसरा सुल्तान आप मान लो, उसको उप सुल्तान आप कह सकते हैं। जैसे कभी कभी बना रहे हैं ना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसी प्रकार से ये उप प्रधानमंत्री उस काल का हुआ करता था। उप सुल्तान आप इसे कह सकते हैं कि जब सुल्तान नहीं होगा तो कौन संभालेगा, वजीर संभालेगा। ठीक है। फिर होता था नायब। तो ये नायब कौन हुआ करता था, ये पद जो है सुल्तान के पश्चात सर्वोच्च पद ये माना जाता था नायब का, कि सुल्तान के बाद में कौन सा पद आएगा, वो नायब का पद आएगा।
ये शुरू में ये इसका पद हुआ करता था, बाद में तो आगे आने वाले सुल्तानों ने तो इस पद को समाप्ति कर दिया था। फिर उसको सिर्फ जो क्या है कि सिर्फ सम्मान देने के लिए इसका उपयोग करने लगे थे कि हाँ किसी को सम्मान दे रहे हैं इसलिए उसको आप नायब बना दिया करते थे। जैसे आज भी होता है ना, किसी को सिर्फ सम्मान देने के लिए क्या बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं ना। अब उसका काम कुछ नहीं होता है, होता कुछ नहीं है, वो सम्मान के तौर पर से उप मुख्यमंत्री बना देते हैं कि हाँ बस आपका सम्मान है इतना। फिर कौन होता था, नायब वजीर। ये जब वजीर नहीं होता था तो उसके अनुपस्थिति में ये वजीर का काम करता था, नायब वजीर। नायब मतलब वही उप हो गया, तहसीलदार नायब तहसीलदार होता ना वैसे ही, तो ये उप वजीर आप इसे कह सकते हो कि वजीर नहीं होता था तो उसके अनुपस्थिति में कौन काम करेगा, नायब वजीर। और जब सुल्तान नहीं होगा तो कौन काम करेगा, वजीर। फिर है मुशरिफ ममालिक, ये कौन आता था, महालेखाकार, यानी आज का अगर देखें अकाउंटेंट जनरल। आज का अकाउंटेंट जनरल है ना, वो कौन आता था, मुशरिफ ममालिक। और ये क्या करेगा, अगर अकाउंटेंट जनरल है तो जो आय व्यय का लेखा जोखा है वो कौन करेगा, मुशरिफ ममालिक करेगा। फिर होता था मुस्तौफी ममालिक, और ये कौन होता था, आज का जो कैग है ना अपना, कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, वो हुआ करता था महालेखा परीक्षक, ये मुस्तौफी ममालिक। ये क्या करता था, ये जो अपना मुशरिफ ममालिक जो लेखा जोखा करता था उसकी जांच कौन करता था, मुस्तौफी ममालिक, क्योंकि ये है ये अपना है अकाउंटेंट लेखाकार, ये लिखता था सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा रखता था। और ये कौन था, ये होता था अपना कैग, आज का जो कैग होता है वो हुआ करता था मुस्तौफी ममालिक। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर मजूमादार कौन होता था, तो जो उधार दिया गया धन होता था ना उसका हिसाब किताब रखने वाला कौन होता था, मजूमादार हुआ करता था। कि किसी को उधार दिया है पैसा, उसका भी धन हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना कि वापस दिया है कि नहीं दिया, किस पे कितना कितना इंटरेस्ट लगाना है, वो कौन देखता था, मजूमदार देखता था। फिर दीवान वक्फ, वक्फ कौन होता था, जो व्यय के कागजातों की देखरेख किया करता था वो होता था वक्फ। जैसे आज भी तो अपने यहाँ वक्फ बोर्ड है ना, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड क्या करता है, मुस्लिम समाज की जो भी संपत्तियाँ वगैरह होती है ना उसको देखता है वो, तो वो काम उस काल में भी ये किया करता था। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, जलालुद्दीन खिलजी ने कराई थी। इसके बाद कौन आता है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये इसका चाचा होता है और ससुर भी होता है। फिर दीवान मुस्तखराज, ये क्या करता है, वित्त विभाग के अंदर ये कार्य किया करता है, और इसका ये क्या है, आयकर को मुख्य रूप से ये देखा करता था। कौन, दीवान मुस्तखराज। तो मुस्तखराज से आपको पता लग जाएगा, मुस्तखराज मतलब टैक्स से संबंधित हुआ करता था, है ना, वित्त विभाग के ये अधीन आया करता था। फिर है दीवान रियासत, इसको नियुक्त किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको सबसे पहले नियुक्त किया था। और इसका काम क्या हुआ करता था, जो शहर के बाजार हुआ करते थे उनके ऊपर देखरेख, उनके ऊपर निगरानी रखने का काम होता था दीवान रियासत का। यानी बाजार वगैरह जो होते थे उनके ऊपर देखरेख का काम कौन करता था, माप तोल का निरीक्षण कौन करता था, दीवान रियासत। और ये किसने इसको नियुक्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने देखा था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स बढ़ा दिया था, परंतु जो है कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सारे उसने कदम उठाए थे, तो ये दीवान रियासत की नियुक्ति भी उसने की थी। फिर है दीवान अमीर कोही, महमूद तुगलक जो था ना अपना, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इस विभाग की स्थापना करी थी। कौन से विभाग की, दीवान अमीर कोही की। और इसका कार्य क्या था, भूमि जो है और जो कृषि योग्य जो भूमि है, मतलब भूमि जो है उसको कृषि योग्य बनाना इसका काम हुआ करता था। तो दीवान ये अमीर कोही, तो कोही से तो आपको पता लग जाएगा कि ये भूमि से संबंधित ही और कृषि से संबंधित ही है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना आगे अपने, जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि दामने कोही, क्योंकि ये संथाल और ये लोग हैं वो भी अपने उस भूमि को क्या बोलते हैं, दामने कोही बुलाते हैं। एक मिनट में पानी पी लूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है आरिज़े ममालिक। देखिए ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आरिज़े ममालिक कौन हुआ करता था, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था आरिज़े ममालिक। और इसका काम क्या होता था, ये सैनिकों को भर्ती करना, हुलिया दर्ज करना, घोड़ों को दागना, फिर सेना को ट्रेनिंग देना, सेना का फिर निरीक्षण करना, ये सारा काम कौन करता था, आरिज़े ममालिक ही किया करता था। और गयासुद्दीन बलबन जो था ना, उसने इसका गठन किया था, किसका, आरिज़े ममालिक का गठन किसने किया था, बलबन का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन ने इस विभाग की स्थापना करी थी आरिज़े ममालिक की। फिर वकील सुल्तान कौन हुआ करता था,
वकील सुल्तान हुआ करता था उस सैनिक व्यवस्था की देखभाल करने वाला होता था ना, यानी जो शासन व्यवस्था भी संभालता था और सैनिक व्यवस्था भी देख किया करता था, वो होता था वकील सुल्तान। यानी सुल्तान का एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रतिनिधि के तौर पे काम किया करता था। इसकी स्थापना तुगलक वंश का जो शासक था ना, नासिरुद्दीन महमूद, उसने इसकी स्थापना करी थी। फिर थोड़े दिनों में इसको समाप्त भी कर दिया था इस विभाग को, क्योंकि और लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं थी। नासिरुद्दीन महमूद तो क्या था कि भाई मेरे को नहीं करना काम, आप जाके देख लो ये वाला, ठीक है। फिर दीवान इंशा, ये दीवान इंशा हमने तब भी पढ़ा था जब मंडी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दीवान इंशा का मुखिया कौन होता था? बरीद खास। और इस विभाग का कार्य होता था जो भी शाही घोषणा वगैरह होती थी, जो पत्र और मसविदे हुआ करते थे, वो तैयारी किया करता था। जैसे आज अगर प्रधानमंत्री की कोई भी घोषणा करनी हो, वो कौन बनाएगा, उस प्रकार का काम कौन किया करता था? दीवान इंशा विभाग जो है वो किया करता था। और इसमें अनेक लेखक, जिन्हें क्या कहते थे? दबीर, इसमें अनेक दबीर हुआ करते थे, ठीक है। सुल्तान के सभी फरमान यही विभाग जारी किया करता था। सुल्तान कह देता हाँ भाई ये वाला फरमान जारी कर दो, तो कौन करेगा? ये करेगा। आज अगर प्रधानमंत्री कह दे कि ये वाला फरमान जारी करो, तो कौन करेगा? वो यही विभाग जो है वो करेगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं। हाँ, फिर आ गया दीवाने रसातल। ये दीवाने रसातल क्या था कि राजदूतों की व्यवस्था करना इसका मुख्य काम हुआ करता था और विदेशों से पत्राचार्य किया करता था। यानी आज के तौर पर देखिए तो हम इसको फॉरेन मिनिस्ट्री कह सकते हैं। विदेशों से जो भी अगर राजदूतों के साथ पत्र व्यवहार करना है, कोई बातचीत करनी है, राजदूतों की व्यवस्था करनी है, तो कौन करेगा? दीवाने रसातल ही करेगा। राजदूतों की नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? दीवाने रसातल ही करेगा। रसातल का मतलब क्या है? विदेश विभाग। फिर सद्र उस सुदूर, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। धर्म से संबंधित जो भी काम हुआ करता था ना, वो सद्र उस सुदूर क्या करता था। यानी धर्म से संबंधित दान विभाग वगैरह होता था, वो भी कौन देखा करता था? सद्र उस सुदूर ही देखा करता था। और राज्य का जो प्रधान काजी हुआ करता था, काजी, वो कौन हुआ करता था? वही इस विभाग का जो है इस विभाग का मुखिया होता था। सद्र उस सुदूर का पद उसे ही दे दिया करता था। जो प्रधान काजी होता था ना, उसी को ये पद दे दिया जाता था। इस विभाग का मुख्य कार्य क्या हुआ करता था? जो भी इस्लामी नियम और उपनियम वगैरह होते हैं ना, उन नियमों को व्यवहार में लाने का कार्य कौन करता था? ये सदरुस सुदूर यानी काजी उसका मुखिया होता था ना, वो क्या करता था। फिर जैसे मस्जिदों को, मदरसों को, मकतबों को कोई धन की व्यवस्था करनी है, भाई हाँ ये मस्जिद को धन देना है, ये मकतब, ये मदरसों को धन देना है, तो इसका काम कौन करवाएगा? सदरुस सुदूर करवाएगा, है ना। और जकात जो मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था, उसके ऊपर अधिकार किसका होता था? वो वाला कर भी यही विभाग वसूल किया करता था। कौन? सद्र उस सुदूर जो हुआ करता था वो। और इसका मुखिया कौन होता था? प्रधान काजी जो होता था ना, वो इसका मुखिया हुआ करता था। फिर एक काजी उल कजात, यानी सबसे बड़ा काजी कौन होता था? न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वो कौन होता था? काजी उल कजात। जो मुकदमे शुरू किए जाते थे ना, वो काजी उल कजात के इसमें ही न्यायालय में शुरू किए जाते थे। और इसके अंडर में नीचे और सारे छोटे छोटे काजी हुआ करते थे ना, और नीचे तो ये आप समझ सकते हो कि इसको सुप्रीम कोर्ट मान सकते हो, सुप्रीम कोर्ट मान सकते हो। इसके नीचे और हाई कोर्ट वगैरह जैसे, सेशन कोर्ट वगैरह जैसे और काजी हुआ करते थे। पर देखो सर्वोच्च न्यायाधीश तो कौन हुआ करता था? सुल्तान ही हुआ करता था। जैसे अगर आज भी देखें तो सर्वोच्च न्यायाधीश वैसे तो अपना सुप्रीम कोर्ट है, मगर इससे भी आगे अपील किसके पास की जा सकती है? राष्ट्रपति के पास की जा सकती है ना। तो राष्ट्रपति ही सुल्तान है मान लो, और ये सुप्रीम कोर्ट है अलग से, वो कौन बना रखा है? काजी उल कजात को, जिसमें न्यायाधिकारी ये हुआ करता था, ठीक है। आगे चल लेते हैं। फिर है बरीद ममालिक। मैंने तब भी आपको बड़ा बताया था कि मंडी में ये बरीद जो है वो नियुक्त करके रखता था। बरीद होते थे गुप्तचर। तो गुप्तचर विभाग जो है उसका अध्यक्ष कौन हो गया? बरीद ममालिक। जैसे आरिज ममालिक कौन हो गया? सेना का विभाग का प्रमुख। तो बरीद ममालिक कौन? बरीद ममालिक हो गया गुप्तचर विभाग का प्रमुख। फिर अब ये तो हमने देख लिया केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का हुआ करता था। अब देख लेते हैं हम कि प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन या प्रांत प्रशासन जो है वो किस प्रकार का हुआ करता था। तो होता क्या था कि जब पहले तो सुल्तानों के काल में छोटी छोटी अपनी सल्तनत हुआ करती थी, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। पर जैसे जैसे अपना सल्तनत बढ़ती गई तो हुआ क्या, अब इतनी बड़ी सल्तनत में अकेला तो सीधे तो डायरेक्ट शासन तो किया नहीं जा सकता, तो फिर सल्तनत को प्रांतों में बांट दिया जाता था। और इन प्रांतों को क्या कहते थे? इक्ता कहा जाता था। और इक्ता प्रथा किसने शुरू करी थी? मैंने आपको बताया था, और याद करने का तरीका भी बताया था। इक्ता में ई, इल्तुतमिश में इक। तो इक्ता प्रथा किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। जैसे उस काल के अगर देखें तो मुख्य प्रांत कौन से हुआ करते थे? अवध, बिहार,
बंगाल, बदायूं, लाहौर, ये हुआ करते थे ना उस काल के मुख्य प्रांत। ठीक है, अब प्रांतों का प्रशासन कौन चलाता था? प्रांतपति चलाते थे, जिनकी नियुक्ति कौन करता था? भाई सुल्तान करेगा, है ना। आज अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री वगैरह तो चुनते हैं, परंतु अगर उस काल की जैसे हो तो कौन उनको नियुक्त करता था? तो नियुक्त कौन करता था? उनको सुल्तान ही नियुक्त किया करता था, क्योंकि सारा प्रशासन तो केंद्रीय प्रशासन ही हुआ करता था, सारा अधिकार जो है वो सुल्तान के हाथों में हुआ करता था। तो उनकी नियुक्ति कौन करता था? सुल्तान ही उनकी नियुक्ति किया करता था। और अपने अपने प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका हुआ करता था? किसका होगा भाई? जब प्रांतपति आप तो आपका काम होगा। ठीक है, फिर है प्रांत, जो प्रांतपति थे उनको मुफ्ती भी कहते थे, उनको नाजिम, नायब सुल्तान या नायब भी उन्हें कहा जाता था। नायब सुल्तान मतलब सुल्तान के बाद में वही सुल्तान है, प्रांत में तो वही सुल्तान है। तो नाजिम भी उन्हें कहते थे, मुफ्ती भी उन्हें कहते थे, नायब सुल्तान और नायब भी उन्हें कहा जाता था, किनको? जो प्रांतपति हुआ करते थे। फिर प्रांतों को भी आगे विभाजित कर दिया जाता था, किसमें? शिक में विभाजित कर दिया जाता था। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर यूपीएससी ने ये जो है इसको पूछ लिया था कि इसको आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ। ठीक है, तो ऐसा यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था। फिर उसके नीचे कौन आता था? शिक आ जाते थे उसके नीचे। शिक क्या होते थे? शिक होते थे जिले। ठीक है, और शिक का प्रमुख कौन होता था? शिक का प्रमुख होता भाई शिकदार होता था। और शिकदार कौन होता था? वो भी एक सैनिक पदाधिकारी ही हुआ करता था। फिर जिले के नीचे क्या आता है? तहसीलें आती है ना, वो तहसीलें मतलब परगना उस काल में हुआ करते थे। तो तहसील शिक के नीचे आते थे परगने, और परगने जो है उसका अधिकारी कौन होता था? आमिल हुआ करता था। फिर परगनों को किसमें बांट दिया करते थे? गाँव में बांट दिया करते थे, और गाँव जो है वो शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। और चौकीदार, पटवारी, खूत, मुकद्दम, चौधरी, ये सब गाँव के अधिकारी हुआ करते थे। तो देखिए, अगर आपको पूछ ले कि मध्यकालीन भारत में खूत, मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, चौकीदार ये किससे संबंधित थे, तो आपको सीधा सीधा लगा देना है कि वो ग्राम से संबंधित है, गांव से संबंधित ये चीज़ें जो है हुआ करती थी। ठीक है, तो एक बार अब हम इसको एक जगह देख लेते हैं। सबसे आप पहले क्या आएगा? पहले आएगी सल्तनत। आ गई सल्तनत को किसमें बांट दिया? सल्तनत सबसे बड़ी है, उसको किसमें बांट देते थे? प्रांतों में बांट देते थे, है ना। प्रांतों को किसमें बांट देते थे? किसमें बांट दिया था? प्रांतों के प्रांतपति प्रांतों को जिलों में बांट देते थे, जिसे शिक कहते थे। शिक को किसमें बांट देते थे? परगनों में बांट देते थे। और परगनों को किसमें बांट देते थे? गाँवों में बांट देते थे। तो ये जो है ये आरोही अवरोही क्रम आप याद रख लेना। गांव सबसे छोटा, उससे बड़ा परगना, फिर उससे बड़ा शिक, फिर प्रांत, फिर सल्तनत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। गाँव में खूत, मुकद्दम ये सब हुआ करते थे, परगनों में आमिल हुआ करता था, शिक में शिकदार, प्रांतों में प्रांतपति हुआ करते थे। ठीक है ना, सल्तनत में सुल्तान हुआ करता ही था। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं उस काल की कृषि और राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। तो सल्तनत काल में सारी भूमि जो थी उसको 4 भागों में उसको विभक्त कर रखा था। ठीक है, जैसे एक तो होगी इक्ता भूमि। क्या होती थी भाई? जिस भूमि से लगान वसूल करने के लिए मुफ्ती या वली नियुक्त कर दिए जाते थे, और फिर वो मुफ्ती या वली क्या करते थे? अपना खर्चा चलाने के बाद में जो भी पैसा बचता था वो शाही कोष में दे दिया करते थे। और वो लोग इस भूमि के अधिकारी या इसके मालिक नहीं हुआ करते थे। कौन? इक्ता भूमि, जो इक्तेदार नियुक्त किया जाता था इक्ते में, ये इक्ता जो होता था यही प्रांत था, है ना, ये इक्ता। तो इक्ता में इक्तेदार को नियुक्त कर दिया जाता था, जिसे मुफ्ती या वली भी कहते थे, और नायब भी इसे कहते थे, और नायब सुल्तान भी इसे कहते थे। ठीक है, ये अपना खर्चा चला लेते थे भाई। इनकी भी सेना हुआ करती थी, इनके भी अपने अधिकारी वगैरह होते थे, इनका भी अपना परिवार हुआ करता था। तो जो भी वहाँ से कर मिलता था वो अपना खर्चा निकाल लेते थे भाई, अपने सैनिकों को देने के लिए, अपना घर खर्चा निकालने के लिए। फिर जो बचता था वो किसको दे देते थे? वो सुल्तान को दे देते थे। भाई सुल्तान, ये लो भाई, ये हमारे से इतना पैसा बचा है। तो ये इक्ता हो गया। 4 प्रकार की भूमि थी ना उस काल में। तो पहली भूमि थी उसको कहते थे इक्ता। चलो आगे चलते हैं। फिर होती थी खालसा भूमि। देखिए, खालसा आपको कहीं भी दिखे, खालसा का मतलब होता है कि वो केंद्र की भूमि हुआ करती थी। इसमें मतलब ये सीधा सीधा केंद्र के अधीन ये भूमि आया करती थी। कुछ भूमि तो ऐसी भी होती थी ना कि जो केंद्र के अधीन आया करती थी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इक्तेदार वगैरह कल को भाग जाए, वो मानने से इनकार कर दे, तो सुल्तान के पास तो कोई पैसा ही नहीं रहेगा। वो सुल्तान का आदेश मानने से इनकार कर दे तो सुल्तान के पास तो पैसा ही नहीं होएगा। तो वो खालसा भूमि भी रखा करता था। और जब कभी ये इक्तेदार वगैरह, और आगे हम देखेंगे जब राजा, राजपूत राजा वगैरह देखेंगे, और जो प्रांतों में सरकारें होती है, जो होते हैं राजा, हिंदू राजा वगैरह, वो भी ऐसे होते हैं, उनमें भी सामंत होते हैं। और वो सामंत अगर कोई बकवास करे तो वो भी उस भूमि को क्या कर देते थे? खालसा घोषित कर दिया
करते थे। और इस खालसा भूमि से के कर कौन एकत्रित करता था? चौधरी और मुकद्दम जो अधिकारी थे ना गांव वाले, वो इसको एकत्रित किया करते थे खालसा भूमि से। ठीक है, 2 प्रकार की भूमि होगी। तीसरी भूमि थी अनुदान वाली भूमि। ये मतलब किसी आदमी को पुरस्कार के तौर पे दे दी, कोई उपहार दे दिया, या कोई अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया, उस अधिकारी को भाई इसने बहुत बढ़िया काम किया तो उसको हम क्या कर देते हैं, इसको भाई हम भूमि दे देते हैं, इसको कोई जागीर दे देते हैं। तो वो भूमि होती थी, वो होती थी अनुदान भूमि। और ये इस पर कर नहीं लिया जाता था। भाई अब तेरी हो गई, तू जाने तेरा काम जाने, उस पर कर जो है उसको नहीं लिया जाता था। और इस भूमि पर जो है वंशानुगत अधिकार हुआ करता था, यानी एक बार आपको दे दी ना तो फिर आपके बेटे की, आपके बेटे के बाद आपके पोते की, इस प्रकार से वो भूमि हो जाया करती थी। तो ये अनुदान भूमि जो होती थी, उस पर जिसको ये दे दी गई उसके ऊपर उसका वंशानुगत अधिकार हुआ करता था। फिर चौथे प्रकार की भूमि होती थी सामंतों की भूमि। ये सामंत भूमि कौन होती थी? जो राजा जो है जिनको हरा दिया सुल्तान ने, फिर उसके अंडर में उन्होंने संधि कर ली, भाई हाँ चलो हम आपको सालाना टैक्स दे दिया करेंगे, आप हमें अपने यहाँ शासन करने दो। तो वो भूमि होती थी, वो होती थी सामंतों की भूमि, जो प्रतिवर्ष जिस पर कर दे दिया करते थे, और वो सामंतों की भूमि उनकी हुआ करती थी। ये जागीरदारों की भूमि हुआ करती थी। ठीक है, फिर उस काल में 4 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। ये 4 प्रकार के कौन से कर हैं? ये मैं जब आपको सल्तनत काल पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था। एक खराज होता था, एक खुम्स, एक ज़कात और एक जजिया। खराज क्या होता था? भाई सीधा सीधा खराज तो हमने वही देखा था कि जो आप टैक्स लेते हो भूमि से, वो आपका हो गया खराज। ठीक है, उसके बाद में क्या था? उसके बाद में खुम्स क्या होता था? जो लूट में जो भाग होता था ना, वो होता था खुम्स। मैंने आपको बताया था कि खुम्स के चक्कर में ही तो किसकी लड़ाई होती है? जो मंगोलों की और उनकी लड़ाई हो जाती है, फिर वो भाग के कहाँ चले जाते हैं? रणथंभौर के शासक के पास चले जाते हैं ना। हाँ, फिर ज़कात। ज़कात क्या होता था? ये ज़कात होता था आपका, इसको कहते थे कि ये आपका धर्मनिरपेक्ष कर, ये पैसा तो कहते थे इसको, क्योंकि आपको सैनिक जो है वो उससे छूट दी जा रही है, इसलिए हम आपसे वसूल करेंगे, इसलिए ये होता था ज़कात। सॉरी ये होता था, हाँ था। अच्छा, ज़कात तो वो था जो जो धनवान मुस्लिम होते थे ना, उनसे लेके आया जाता था। सॉरी ज़कात होता था कि जो धनवान मुस्लिम होते थे ना, उनसे ये ज़कात लिया जाता था, ताकि धर्म कर्म के कार्य में इसको लगाया जा सके। फिर क्या होता था? अगला जजिया। जजिया कर क्या होता था? ये इसको धर्मनिरपेक्ष कर माना करते थे, क्योंकि ये ऐसा कहते थे कि ये गैर मुस्लिमों से लेंगे हम, क्योंकि उन लोगों को सैनिक कार्य जो है उनसे मुक्ति प्राप्त है, इसलिए हम उनसे लेंगे। फिर हमने देखा था कि ये ब्राह्मण हो गया, स्त्री हो गया, पागल हो गया, बच्चे हो गया, उनसे ये नहीं लिया जाता था, है ना। मगर जो फिरोज शाह तुगलक है उसने तो ब्राह्मणों से भी ले लिया था ये जजिया, है ना। तो हमने 4 प्रकार के कर देख लिए। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे लगान व्यवस्था उस काल में किस प्रकार की हुआ करती थी। 2 गुना लुगान वाली लुगान, ये ना लगान व्यवस्था। तो इसमें बटाई की जाती थी उस काल में, कि हाँ भाई खेत हो गया, अब इसमें हमने फसल बो दी, इसकी बटाई कर लेते हैं। तो बटाई का मतलब होता था कि कृषक की उपज और जो उपज के मूल्य को सरकार और कृषक के बीच में बांटना ही होता था बटाई। अब एक सरकार के बीच में और जो कृषक था उसके बीच में बांट लेना, ये बटाई होगी। तो बटाई हुआ करती थी 3 प्रकार की बटाई। एक होती थी खेत बटाई। खेत बटाई का मतलब क्या होता था कि हमने फसल बो दी और बाद में हमने खेत बांट लिया कि ले भाई आधा तेरा आधा मेरा। खेत जैसे हमने फसल उगा दी उसके बाद। फिर होता था एक लंक बटाई। तो लंक बटाई में क्या हुआ करता था कि उन्होंने फसल काट ली, ठीक है, और भूसा से उसको अनाज को अलग किया नहीं और पहले बांट दिया कि ये तेरा और ये मेरा, अब तो अपना निकलवाता रही हो थ्रेसर में से, है ना। फिर एक होता है रास बटाई। रास बटाई देखिए, अगर वो किसान होगा तो उसको अवश्य पता होगा ये लंक बटाई रास बटाई इसके बारे में, है ना। रास बांटते हैं, है ना, हमारे यहाँ बांटना नहीं कहते, हमें लाटना कहते हैं कि रास लाटते हैं, है ना। तो रास बटाई में क्या होता है भाई, अनाज को भूसे से अलग कर लिया, उसके बाद जो है रास लाटते हैं ना, तो वो रास लटाई लटाई है, बटाई जो है वो इसे कहते हैं। 1 मिनट में पानी पी लूँ। फिर है मुक्ताई। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुक्ताई या मसाहत किससे संबंधित है। तो ये क्या होता था, ये कर निर्धारित करने के तरीके ही हुआ करते थे, यानी लगान निर्धारित करने की जो मिश्रित प्रणाली हुआ करती थी उसे कहते थे मुक्ताई, ठीक है। फिर एक है मसाहत। मसाहत क्या होता था, ये भी कर निर्धारित करने का तरीका ही हुआ करता था। इसमें क्या करते थे कि जितनी आपके पास भूमि है उसको नाप लेते थे, उसका क्षेत्रफल देख लेते थे, ठीक है, उसके बाद में उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो ये होता था मसाहत, है ना, ये होता था मसाहत। भू क्षेत्र को नाप लिया, उसके क्षेत्रफल के आधार पर ही फिर
उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। तो ये क्या हो गया, मसाहत, ठीक है। और इसको शुरू किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको शुरू किया था। तो मुक्ताई और मसाहत कर निर्धारित करने की जो है वो तरीके हुआ करते थे उस काल में, इसको भूलना मत। आगे चलते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर जो है यहीं तक है, तो यही है आज का। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया सल्तनत काल का प्रशासन देख लिया, हमें कितने प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, है ना। केंद्र में किस प्रकार का सब प्रशासन हुआ करता था, प्रांतों में किस प्रकार का प्रशासन हुआ करता था। एक लेक्चर और कल का लेक्चर जो बनाएंगे हम इसके ऊपर, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सूफी और भक्ति आंदोलन हम पढ़ेंगे। देखिए वहाँ से हर बार एक या दो, एक क्वेश्चन तो पक्का सूफी और भक्ति आंदोलन से बनता ही बनता है। और जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से ही वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, क्योंकि हमें ऑप्शनल के जैसे नहीं पढ़ना है, उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना। तो वो कल का लेक्चर होने के बाद उसमें 2 या 3 दिन हम लेंगे, क्योंकि आराम से थोड़ा पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, ये अपना चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको यहीं मिलेगी। और भी कोई आपको PDF अगर मैं आपको दूंगा कोई पढ़ाई से संबंधित, तो वो आपको यहीं इसी चैनल पे मिलेगी। आप जाइए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह आपको लेनी हो तो अवश्य आप कमेंट में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से मैं अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।